हाय, आपको अपने एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, मतलब ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जब कंपनी जो है दीवान बनी तो उसने जो है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए क्या क्या सिस्टम अपनाए और उससे जो है लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी जो है दीवान कब बनी और उससे जो है उसे क्या क्या पावर मिला। इसी में हम बाद में देखेंगे कि कंपनी जो है जब उसे रेवेन्यू मिला तो उसका जो है उसने किस लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी को जो है एग्रीकल्चर इंप्रूव करने की जरूरत महसूस हुई और उसके लिए जो है उसने जो है परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट में जो है उसे जो है प्रॉब्लम्स हुई और वो क्या क्या थी। आगे फिर हम देखेंगे कि जब परमानेंट सेटलमेंट जो है वो अच्छे से काम नहीं की तब जो है कंपनी ने एक नए सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसका नाम था महलवाड़ी सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे मुनरो सिस्टम की, जो कि बेसिकली यूज हुई थी साउथ एरिया में, और इसे जो है रोयतवाड़ी सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप। इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश को रियलाइज हुआ कि हम जो है इंडिया को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो चाहें उस क्रॉप को भी ग्रो करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिगो की जो है, खासकर इंडियन इंडिगो की जो है वो डिमांड क्यों बढ़ी। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया की तरफ टर्न करती है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो है नील की एक तरह से खेती, मतलब कि जो हम लोग इंडिगो की बात कर रहे हैं, उसकी बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिगो की खेती कैसे होती थी और इसमें हम बात करेंगे कि इसके दो मुख्य तरीके होते थे। एक को बोलते थे नीच और दूसरे को बोलते थे रैयती। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लू रिबेलियन की और इसमें हम देखेंगे कि 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, मतलब इंडिगो की खेती से करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और ये जो है रिबेलियन ये धीरे धीरे फैलने लगा था। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी जो है वह दीवान बन गई। तो कंपनी जो है 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में घटी होगी। आप इस पेंटिंग को देखिए। इस पेंटिंग में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह पेंटिंग उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी जो है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, मतलब अपने कंट्रोल वाले टेरिटरी के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे यह सोचना था कि वो जो है लैंड को कैसे एडमिनिस्टर करे और रेवेन्यू रिसोर्सेज को एक तरह से कैसे ऑर्गेनाइज करे। इसके लिए उसे ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी रेवेन्यू एक तरह से वो इंतजाम कर ले। ट्रेडिंग कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदती और बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। एलियन पावर होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें जो है नियंत्रण करना जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। तो फिर ये काम कैसे हो? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को कॉलोनाइज कैसे किया, कैसे जो है रेवेन्यू का इंतजाम किया, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कंपनी की रेवेन्यू की। कंपनी जो है वो दीवान तो बन गई थी,
लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी, मतलब ट्रेडर ही मानती थी। कंपनी जो है एक लार्ज रेवेन्यू इनकम तो चाहती थी, लेकिन वो एक रेगुलर सिस्टम के लिए असेसमेंट और कलेक्शन करने के पक्ष में नहीं थी। उसकी कोशिश यही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया कॉटन और सिल्क कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के अंदर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का वैल्यू दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी जो है ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर का आयात करती थी, मतलब इंपोर्ट करती थी, और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब जो है क्या हाल था कि अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही एक्सपोर्ट के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह क्लियर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। आर्टिसन मतलब कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरदस्ती बेचनी पड़ती थी। उधर जो किसान थे वो अपना ड्यू जो है वो नहीं चुका पा रहे थे। आर्टिसन जो है वो अपना उत्पादन जो है वो मतलब प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ा पा रहे थे, वो तेजी से गिर रहा था। और जो खेती है वो एक तरह से कोलैप्स कर रही थी, मतलब चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। और फिर 1770 में पड़े अकाल ने मतलब फैमिन ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को एक तरह से मौत की नींद सुला दी, मतलब 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस फैमिन ने लगभग मतलब अकाल ने लगभग 1/3 आबादी को समाप्त कर दिया। अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत महसूस हुई। हम समझ ही सकते हैं कि जब इकोनॉमी जो है संकट में थी तो कंपनी जो है अपने रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में कैसे मतलब बेफिक्र हो सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को मतलब ये लगने लगा कि जमीन में मतलब कि लैंड में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर लगभग 2 डिकेड मतलब 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इस सेटलमेंट की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें जो है पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम सौंपा गया और फिर जो है उस रेवेन्यू को कंपनी को सौंपने को बोला गया। उन्हें जो अमाउंट पे करना था उसे जो है परमानेंटली फिक्स कर दिया गया और ये बोला गया कि इसे जो है फ्यूचर में जाके भी एक तरह से बढ़ाया नहीं जाएगा। अंग्रेजों को ये लगता था कि इससे जो है उन्हें रेगुलर तौर पे रेवेन्यू मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करेंगे और इसके लिए उन्हें एक तरह से इंकरेजमेंट मिलेगा क्योंकि रेवेन्यू तो फिक्स है। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से जो रेवेन्यू की मांग है वो तो बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार जो है बढ़ते प्रोडक्शन से फायदे में रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम क्या हुई। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जो हैं वो जमीन में सुधार के लिए खर्चा कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो रेवेन्यू तय किया था वो इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। जो जमींदार एक तरह से अगर हम बात करें रेवेन्यू चुकाने में फेल हो जाती थी उसकी जमींदारी जो है छीन ली जाती थी। बहुत सारे जमींदारियों को कंपनी जो है बकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सेंचुरी के पहले दशक तक हालात जो है बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जो है जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए रेवेन्यू तय कर चुकी थी। अब वो रेवेन्यू में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी लैंड की इंप्रूव करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से तो कुछ तो शुरुआत सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे।
जो बच गए थे अब उन्हें बिना परेशानी और खतरा उठाए आमदनी का मतलब फायदा उठाने का एक तरह से मौका दिखने लगा। जब तक जो है जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे रेंट वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत ही ज्यादा दबाने वाली लगी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ही ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार भी सेफ नहीं था। रेंट चुकाने के लिए अक्सर जो है उसे मनी लेंडर से कर्जा लेना पड़ता था और अगर वो लगान मतलब कि एक तरह से रेंट नहीं चुका पाता था तो उसे जो है अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, उस जमीन से जिस पर वो बहुत ही ज्यादा जनरेशन से कल्टीवेट कर रहा था। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एक नई व्यवस्था की, मतलब एक न्यू सिस्टम की। तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि रेवेन्यू सिस्टम में दोबारा बदलाव लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंपनी ये समझ चुकी थी कि जब उसे एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत है तो वो परमानेंटली जो है रेवेन्यू को तय करके कैसे अपना काम चला सकती थी। इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए मतलब अगर हम बात करें तो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। और जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं अब वो मतलब एक तरह से उत्तर प्रदेश में है। मैकेंजी को यह महसूस हुआ कि नॉर्थ मतलब कि इंडियन सोसाइटी में गांव एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सामाजिक संस्था है और उसे बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को इंस्पेक्ट किया और अलग-अलग लोगों के ग्रुप के रीति रिवाजों को एक तरह से रिकॉर्ड किया। गांव के एक एक प्लॉट के एस्टिमेटेड रेवेन्यू को जोड़कर हर गांव से वसूल होने वाले रेवेन्यू का हिसाब लगाया जाता था। इस डिमांड को एक तरह से फिक्स नहीं किया गया बल्कि समय समय पर इसमें रिवाइज किया जाता था। रेवेन्यू के कलेक्शन की और उसे कंपनी को सौंपने का जो जिम्मा है अब जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महलवाड़ी सेटलमेंट का नाम दिया गया। तो ये तो था महलवाड़ी सेटलमेंट। अब हम बात करेंगे मुनरो सिस्टम की जिसे रोयतवाड़ी सेटलमेंट भी कहा जाता है। ब्रिटिश कंट्रोल वाले साउथ इलाकों में भी परमानेंट सेटलमेंट की जगह अब नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैतवाड़ या रोयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इसी व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में मतलब साउथ इंडिया में इसी व्यवस्था को लागू कर दिया। रीड और मुनरो को लगता था कि साउथ में ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे कल्टीवेटर मतलब किसानों से ही इस व्यवस्था की बात करनी चाहिए जो कि बहुत ही सदियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। रेवेन्यू असेसमेंट से पहले उन्हें लगा कि खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वे करवाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, तो ये उनका मानना था। अगर हम बात करें इस व्यवस्था की तो इसमें सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ सालों में ही के भीतर ही अगर बात करें तो उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाले आमदनी मतलब कि इनकम बढ़ाने के चक्कर में रेवेन्यू अधिकारियों ने अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू तय कर दिया। किसान जो है वो रेवेन्यू चुका नहीं पा रहे थे। रायत जो है वो गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव जो है वो वीरान हो गया था, मतलब एक तरह से खाली हो गया था। ऑप्टिमिस्टिक जो ऑफिशियल्स थे उनको उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को एक तरह से अगर हम बात करें तो पूरी तरह से संपन्न बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूरोप के लिए फसलों की। अंग्रेजों को यह भी महसूस हुआ कि ग्रामीण इलाके न केवल रेवेन्यू प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18 सेंचुरी के आखिर तक कंपनी ने इंडिगो और जो हम बात करें अफीम मतलब ओपियम की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज जो है देश के अलग अलग भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में जूट, असम में टी, शुगर केन अगर हम बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस में जो कि अब उत्तर प्रदेश में है, फिर पंजाब में वीट, फिर महाराष्ट्र में कॉटन, और फिर अगर हम बात करें पंजाब में भी तो कॉटन, और अगर हम बात करें मद्रास में तो राइस। अगर हम बात करें कि ये कैसे किया गया, तो अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए एक क्लोजर लुक देते हैं एक क्रॉप की और उसके मेथड ऑफ प्रोडक्शन पर। आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में कलमकारी प्रिंट को दिखाया गया है और इसे क्रिएट किया गया है वीवर्स के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश इंडिया के थे। अब इस इमेज को देखिए। ये जो इमेज है ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए हैं। दोनों प्रिंट में एक बात कॉमन है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर इंडिगो मतलब नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह से पैदा किया जाता है? इन प्रिंट में जो आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, वो इंडिगो नाम के पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफी संभावना है कि 19 सेंचुरी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में मतलब कि प्रिंट में जो इस्तेमाल किया गया नीला रंग है वो भारत में ही उगने वाले नील के पौधे मतलब इंडिगो के जो पौधे थे उसी से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत जो है दुनिया में इंडिगो का सबसे बड़ा सोर्स था। चलिए अब बात करते हैं कि इंडियन जो इंडिगो थी उसकी इतनी मांग क्यों थी। इंडिगो का जो पौधा है वो मुख्य रूप से ट्रॉपिक के इलाकों में ही उगता है। 13 सेंचुरी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर मतलब कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, क्योंकि उसकी कीमत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इसलिए यूरोपियन जो मतलब कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे उनको जो है वायलेट और ब्लू रंग के लिए ओड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ओड पौधा जो था वो टेम्परेट जोन में ही उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ कंपटीशन से परेशान होकर यूरोप के जो वुड मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे जो है इंडिगो के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दे। लेकिन कपड़े को रंगने वाले जो थे वो तो नील को ही पसंद करते थे, मतलब इंडिगो को ही पसंद करते थे। नील से जो है बहुत ही ज़्यादा चमकदार नीला रंग मिलता था, मतलब ब्लू कलर मिलता था, जबकि वोट से जो है मिलने वाला रंग बहुत ही ज़्यादा बेजान और फीका होता था। 17 सेंचुरी तक आते आते यूरोपीय जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने नील के इंपोर्ट पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियन आइलैंड स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रेंच, ब्राजील में पुर्तगीज, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग जो है इंडिगो की खेती करने लगे। नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे भागों में इंडिगो प्लांटेशन हमें देखने को मिले। अगर हम प्लांटेशन की बात करें तो ये एक लार्ज फार्म पर ऑपरेट किया जाता है और इसे ऑपरेट किया किसके द्वारा जाता है? प्लांटर के द्वारा, जो कि
बहुत सारे फोर्स लेबर को एम्प्लॉय करता है फील्ड पे। और प्लांटेशन जो है एसोसिएटेड है, जैसे प्रोडक्शन हम करते हैं कॉफ़ी का, शुगर केन, टोबैको, टी, कॉटन, तो इन सब का जो है प्लांटेशन के तरीके से ही प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 18 सेंचुरी के अंत में हम देखते हैं कि जो डिमांड है इंडियन इंडिगो की वो और तेजी से बढ़ने लगी। ब्रिटेन जो है अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, तो उसकी जो कॉटन प्रोडक्शन जो है वो तेजी से, अगर हम बात करें तो, फैलने लगी थी। और इसलिए जो है वो जो है क्रिएट कर रही थी बहुत ज़्यादा डिमांड नए, अगर हम बात करें तो, क्लॉथ डाई के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि डिमांड जो है वो इंडिगो की बढ़ रही थी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सप्लाई थी वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से वो धीरे धीरे गिरने लगी थी, और इसके बहुत सारे कारण थे। 1783 से 1789 के बीच में हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है इंडिगो की वो पूरे दुनिया में लगभग आधी हो गई। और इससे क्या हुआ कि क्लॉथ डायर जो थे ब्रिटेन में, वो अब बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली जो है वो नया सोर्स देख रहे थे इंडिगो सप्लाई के लिए। और अब उन्हें ये सोचना था कि कहाँ से जो है ये इंडिगो को वो प्रोक्यूर कर सकते हैं, मतलब कि एक तरह से पा सकते हैं। तो ब्रिटेन टर्न की इंडिया की तरफ। यूरोप में इंडिगो की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में इंडिगो की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18 सेंचुरी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में इंडिगो की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील, मतलब कि इंडिगो, दुनिया के बाजारों पर छा गया था। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1788 में ब्रिटेन द्वारा इंपोर्ट किए गए जो इंडिगो में इंडियन इंडिगो का हिस्सा जो है केवल 30% के आसपास था। लेकिन अगर हम 1810 की बात करें, मतलब कि कुछ ही सालों बाद ब्रिटेन द्वारा जो इंपोर्ट किए गए इंडिगो में भारतीय जो हिस्सा था अब जो है 95% हो चुका था। तो हम इससे समझ सकते हैं कि इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे जैसे नील का व्यापार, मतलब इंडिगो का जो ट्रेड है वो फैला, कंपनी के जो अफसर हैं और जो अगर हम बात करें एजेंट थे, वो नील के उत्पादन में, मतलब कि प्रोडक्शन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ हम देखते हैं कि कंपनी के बहुत सारे जो अधिकारी ने नील के अपने कारोबार को ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियों तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने इंडिगो के, मतलब अगर हम बात करें, बागान लगा दिए। मतलब कि हम बात करें तो प्लांटर बन गए। जिन लोगों के पास भी उस समय पैसे नहीं थे इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए, वो जो है लोन ले सकते थे कंपनी और बैंक से, जो कि उस समय आ रहे थे। आगे बढ़ने से पहले इस इमेज को देखिए। ये इमेज जो है, मतलब फिगर का अगर बात करें तो, ये स्लेव रिवॉल्ट जो हुई थी संत डोमिंगो में अगस्त 1791 में, उसकी है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 18 सेंचुरी में फ्रेंच जो प्लांटर हैं वो इंडिगो और शुगर को प्रोड्यूस करते थे अपने फ्रेंच कॉलोनी में, जो कि कहाँ था, संत डोमिंगो में, मतलब कैरेबियन आइलैंड में। इसमें क्या हुआ कि अफ्रीकन स्लेव जो है, जो वहाँ पर मतलब काम कर रहे थे, वो एक तरह से विद्रोह कर देते हैं 1791 में, और जो है पूरा बर्न कर देते हैं प्लांटेशन को, और बहुत सारे जो है प्लांटर को एक तरह से मार देते हैं। इसी को देखते हुए 1792 में फ्रांस ने क्या किया कि एबॉलिश कर दिया, मतलब कि ख़त्म कर दिया स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनीज में। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारा जो इंडिगो प्लांटेशन है कैरेबियन आइलैंड में, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो इंडिगो है ये कल्टीवेट कैसे किया जाता था। इंडिगो की खेती के दो मुख्य तरीके थे। पहला था नीच और दूसरा था रैयती। नीच खेती की अगर हम व्यवस्था में, जो प्लांटर थे वो खुद अपनी जमीन पे ही इंडिगो का उत्पादन जो है करते थे। वे या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम कर पर मतलब लगाकर इंडिगो की खेती करवाते थे। चलिए अब देख लेते हैं कि नीच कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या थी। प्लांटर को नीच कल्टीवेशन के अंदर में
जो एरिया है एक्सपैंड करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा। इंडिगो की खेती के लिए फर्टाइल जमीन पर ही एक तरह से की जाती थी। अगर हम बात करें तो ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उन्हें हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? इसलिए उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो ज़मीन लिए थे वो लीज पर ले लिए और वहाँ से पीजेंट्स को हटवा दिया। इससे क्या हुआ कि टकराव और तनाव जो है वो पैदा हो जाता था। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम थे, जैसे मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े प्लांटेशन के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो उसी समय होती थी जब किसान जो है धान मतलब कि राइस की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर नीच खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। एक बिघा मतलब अगर हम बात करें नील की खेती मतलब इंडिगो की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी प्लांटर के पास 1000 बिघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर हम बात करें बिघा की तो ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लैंड की। ब्रिटिश रूल के पहले जो है इसका जो मतलब एरिया होता था साइज अगर बात करें तो वो वेरी करते रहता था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज किया मतलब कि बंगाल में और इसे रखा 1/3 ऑफ एकड़। तो आगे बढ़ते हैं तो किसानों से भी हल नहीं मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय इंडिगो प्रोडक्शन को ज़रूरत थी उसी समय किसानों के हल बैल भी राइस की खेतों में व्यस्त रहते थे। यही कारण है कि 19वीं सेंचुरी के अंत तक हम देखते हैं कि प्लांटर जो है बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाते हैं एरिया जो है नीच कल्टीवेशन में बढ़ाने से। इस व्यवस्था के तहत अगर हम बात करें तो इंडिगो की जो प्रोडक्शन होती थी और जो एरिया थी वो 25% से भी कम होती थी। बाकी जो जमीन थी वो रायती व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मतलब कि उन मतलब लैंड पर जो कि रायत्स के थे और जिन पर इंडिगो उगाया जाता था। रायती सिस्टम के अंदर में जो प्लांटर होते थे वो फोर्स करते थे रायत्स को कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कि एक एग्रीमेंट होता था उसको साइन करे। कई बार तो वे गांव के मुखियाओं को भी अगर हम बात करें तो रायतों की तरफ से समझौता करने के लिए फोर्स करते थे। जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते थे उन्हें जो है एडवांस में कैश मिल जाता था प्लांटर से बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर, ताकि वो इंडिगो को प्रोड्यूस कर सके। कर्जा लेने वाले जो रायत होते थे उनको अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। प्लांटर जो है वो सीड और ड्रिल को प्रोवाइड करते थे, जबकि कल्टीवेटर जो होते थे वो सॉइल को प्रिपेयर करते थे, सीड्स को बोते थे, इसके अलावा जो है क्रॉप की देखभाल करते थे। और जब ये क्रॉप तैयार हो जाती थी तो इसे डिलीवर किया जाता था प्लांटर को, और जैसे ही ये प्लांटर को डिलीवर कर दिया जाता था एक नया लोन जो है रैयत को मिल जाता था और ये जो साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मतलब इंडिगो की जो कीमत मिलती थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी और कर्जों का जो सिलसिला है वो कभी खत्म ही नहीं होता था। ये जो उनकी समस्या थी इतनी काफ़ी नहीं थी, और भी समस्या थी। जैसे कि जो प्लांटर होते थे वो चाहते थे कि किसान जो है अपने सबसे अच्छे खेतों में नील की खेती करे मतलब कि इंडिगो की खेती करे। लेकिन इंडिगो के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जो जड़ें थी वो बहुत ही गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत जो होती है वो खींच लेती थी। और इंडिगो की कटाई के बाद वहाँ जो अगर हम बात करें राइस की जो खेती है वो नहीं की जा सकती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा थी। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इंडिगो जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता था। ये जो इंडिगो विलेज होते थे ये आमतौर पर प्लांटर की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद
इंडिगो के पौधे को कारखानों में स्थित वैट्स में पहुंचा दिया जाता था। ये वैट्स क्या होता है? वैट जो है वो एक स्टोरेज वेसल होता है। डाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऐसे 3-4 वैट्स की जरूरत पड़ती है और प्रत्येक वैट्स की अपनी फंक्शन होती है। इंडिगो के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक वैट में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता है। इस वैट को फर्मेंटिंग या स्टीपर वैट बोलते हैं। जब प्लांट को फर्मेंट कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तो लिक्विड जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है और उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। अब जो है वो जो रॉटेन मतलब सड़ी हुई जो पत्तियों को जो है निकाल दिया जाता है और उस मतलब कि लिक्विड को एक और वैट्स में छान दिया जाता है। और जो दूसरा वैट है पहले वैट के ठीक नीचे होता था। दूसरे वैट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से इसे जो है बीटन मतलब कि खंगाला जाता था। जब ये लिक्विड अगर हम बात करें कि हरा होता था और उसके बाद नीला हो जाता था, तो वैट में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे अगर हम बात करें तो नील की जो मतलब इंडिगो की जो पपड़ियाँ होती है वो नीचे थम जाती थी और ऊपर जो है साफ लिक्विड जो है निकल आता था। लिक्विड को जो है वो छान कर अलग कर दिया जाता था और नीचे जो जमी हुई इंडिगो थी उसको जो है अब दूसरे वैट में डाल दिया जाता था। इसके बाद जो है उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो इस तरह से इंडिगो को प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम लोगों ने पूरे प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से समझा। तो आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आखिरी टॉपिक है इसका ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, मतलब इंडिगो की खेती से पूरी तरह से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैतों ने प्लांटर को लगान चुकाने से मतलब रेंट को चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर इंडिगो फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें जो हैं अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। प्लांटर के लिए काम करने वाले जो लोग होते थे उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। प्लांटर्स के तरफ से मतलब कि अगर हम बात करें रेंट वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता जो कि एक तरह से एजेंट होते हैं, उनकी पिटाई की गई। रैतों ने कसम खा ली कि ना तो वे इंडिगो की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही जो है प्लांटर के लठियालों जो कि लाठीधारी गुंडे होते हैं उनसे डरेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो इंडिगो के किसान थे वो चुप बैठने को तैयार क्यों नहीं थे? क्यों? उन्हें बगावत की ताकत जो है वो कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिगो की खेती बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत तो नहीं करते। ऐसा तो कभी कभी ही होता है ना। तो आइए इसके कारण को समझते हैं। तो 1859 में नील मतलब कि इंडिगो रैतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें लोकल जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से इंडिगो के जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे उस पर जबरदस्ती साइन करवाए गए थे, उन्होंने ही इंडिगो पीजेंट्स को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ मतलब आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई जगह पर हम देखते हैं कि रैतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार जो है गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार जो है इस बात से परेशान थे कि ये जो प्लांटर है इनकी ताकत बढ़ती जा रही थी और जो ये प्लांटर होते थे वो जबरदस्ती जो है लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। इसके साथ ही इंडिगो पीजेंट्स को ये भी लग रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी इस संघर्ष में उसका साथ देगी। इसी समय जो ब्रिटिशर्स थे वो 1857 के मतलब बगावत के बाद एक और जो है विद्रोह के खतरे से बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब इंडिगो की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैतों को लगा कि सरकार जो है उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैतों को मतलब इंडिगो के जो कॉन्ट्रैक्ट है
उसके लिए मानने के लिए मतलब एक तरह से मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने इंडिगो की खेती न करने के लिए हुक्म दे दिया है। ईडन जो है वो किसानों को शांत करने और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी जो कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का एक तरह से समर्थन मान लिया। जैसे जैसे जो है विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती, मतलब प्लांटर की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी जो है इंडिगो सिस्टम के बारे में लिखा। इस रिवेलियन मतलब बगावत से परेशान होकर सरकार को प्लांटर की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। इंडिगो प्रोडक्शन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक इंडिगो कमीशन भी बना दिया गया। इस कमीशन ने प्लांटर को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा, मतलब कि एक तरह से कमीशन ने कहा कि इंडिगो की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि आप जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में है उसको पूरा करें, लेकिन आगे से चाहें तो आप नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस रिवॉल्ट के बाद जो है इंडिगो प्रोडक्शन जो है बंगाल में वो कोलैप्स कर गई। लेकिन जो प्लांटर है अब शिफ्ट हो गए अपना मतलब एक तरह से कहां, बिहार में। आगे हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के आखिर में जो सिंथेटिक डाई है उसका निर्माण जो है वो शुरू हो गया। इससे जो है उनका बिजनेस जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर भी जो है वो प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने में सफल हुए। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर इंडिगो पीजेंट्स की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा जो था वो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और जाने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें एक्स्ट्रा में क्या जानना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है। तो आज हम जानेंगे वेस्ट इंडीज में जो है इंडिगो मेकिंग के बारे में। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो कि जो बेपिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का अगर हम बात करें तो दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस इमेज में यहाँ एक फ्रांसीसी जो बागान होती है उसमें जो है इंडिगो प्रोडक्शन के सारे मतलब कि चरणों को मतलब कि एक तरह से दर्शाया गया है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि पहले क्या कर रहे हैं, जो इंडिगो मतलब कि एक तरह से वहाँ पर जो लोग हैं इंडिगो में काम करने वाले वो स्लेव है, और वो जो स्लेव वर्कर हैं वो इंडिगो प्लांट को जो है सेटलर वैट में एक तरह से डाल रहे हैं। एक और मजदूर जो वहां पर है वो एक मशीन चरखी से घोल को घुमा रहा है। वहीं अगर हम आगे देखें तो दो मजदूर जो है वो इंडिगो पल्प को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। इसके अलावा जो है दो और मजदूर जो है वो इंडिगो पल्प को मिला के सांचों में ढालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि बीचों बीच एक बागान मालिक जो है वो ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे जो गुलामों पर जो है एक तरह से नजर रखे हुए हैं। तो एक्स्ट्रा में हमें इस इमेज में इस प्रोडक्शन को समझना था बस। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको मतलब एक तरह से जवाब दे दूं। ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।